ये बेस्ड इसलिए किया गया है कि वो उनके घर में एक जो औरत थी, जो काम करती थी मैला उठाने का, उसको वो तश्तरी दी गई थी। हमें ऐसा ही लगता है कि हमने आलोचना की है। ये तो एक सिलसिला है, जब भी आप कोई काम करते हैं तो ये सब तो होता ही है। हमने ये सोच समझ के नहीं किया। उर्दू अदब में जो हम पढ़ते हैं, कहानियाँ जो पढ़ते हैं, जो नॉवेल पढ़ते हैं या और जो पढ़ते हैं, शायरी में जो हम समाज में हमें वैसा कुछ नहीं दिखता। कि मेरी निगाह मुखातिब से बात करते हुए तमाम जिस्म के कपड़े उतार लेती है। नहीं, एलीट नहीं थे तो भी एलीट को उन्होंने पासदारी की। कहा ना कि उनके वहाँ रिवायत की पासदारी का इतना मजबूत चलन है, वो इतना ज़बरदस्त राज कर रखा है, उससे हटते नहीं। वो लकीर के फ़कीर आपको अंसारी लिखने से नुकसान होता है? बिल्कुल था, गालियाँ पड़ती थी। पेशा शायद नहीं बदला, बदलने का कोई रीज़न भी नहीं था। मज़हब तो बदल जाता है, पेशा नहीं बदलता है। ये दरअसल मामला सकाफ़त का है, तहज़ीब का। न मज़हबी है, न समाजी है। ये कास्ट सिस्टम है क्यों? मतलब क्या वो इंसान नहीं है? वो भी तो इंसान है ना। बिल्कुल, करने बहुत की बड़े ज़रूरत बड़े है। लोग कास्ट खत्म करते करते खत्म हो गए। कास्ट खत्म नहीं हुई। तश्तरी है मेरे पास और ये मुस्लिम समाज में जातिगत ऊंच नीच पर केंद्रित उर्दू कहानियों का संकलन है। संपादक हैं सुहेल वहीद। आजकल थोड़ा सा चर्चा हो रही है इसकी। कुछ सकारात्मक चीज़ें हैं, कुछ नकारात्मक भी। तो इसको समझने के लिए आज हमारे साथ इसके संपादक सुहेल वहीद, उनका हम स्वागत करते हैं। और थोड़ा और डीप समझने के लिए हमारे साथ एक बहुत यंग, बहुत प्रतिभाशाली जर्नलिस्ट हैं सदफ, उनके पास भी तश्तरी है। तो पहले मैं आपको बता दूं, एक्चुअली तश्तरी जो है वो एक तरह का पात्र होता रहा है। तो तश्तरी क्यों इसका नाम आपने सजेस्ट किया? ये जितनी कहानियाँ हैं उसमें और भी कई नाम थे, या हम अलग से भी नाम दे सकते थे, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है सब हेडिंग में, लेकिन ये इसलिए भी मुझे अच्छा लगा। एक तो इसकी कहानी का, इसमें एक कहानी है, उसका नाम तश्तरी है। दूसरी बात ये कि नई जनरेशन में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो भूल चुके हैं कि तश्तरी भी कोई चीज़ होती थी। तो ये हमको लगा एक तरह का रिवाइवल है, हमारी रिवायत का हिस्सा रहा है तश्तरी। तो अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे, या इंट्रोड्यूस तो वो पहले से है, हम उसको लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। और जो कहानी जिनकी है वो शीबा असलम, शायद नकवी हैं वो, शीबा नकवी हैं। तो वो कहानी भी बहुत अच्छी है, और उस पूरी कहानी में वो तश्तरी ही को लेके वो कहानी इर्द-गिर्द बुनी गई है। तो हाँ, शूबी ज़हरा नकवी है, यस। पूरी कहानी तश्तरी के इर्द-गिर्द घूमती है। देखिए, ये तो आपने समझ लिया कि पूरी कहानी तश्तरी के और उस तश्तरी पे बेस्ड इसलिए किया गया है कि वो उनके घर में एक जो औरत थी, जो काम करती थी मैला उठाने का, उसको वो तश्तरी दी गई थी। गलती से उस लड़की ने वो तश्तरी दे दी थी, जो उसकी माँ बहुत नाराज़ हुई थी। फिर वो जब पढ़ने गई स्कूल में तो उसके घर पहुँची तो वही तश्तरी उसको मिली। बड़ा अजीब-सा वो है, तो पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छी कहानी है वो। लेकिन मुझे ये समझना है सुहेल जी कि ये जो विषय आपने चुना है कहानियों के संकलन का और उसकी भूमिका को लिखने का एक ही शब्द में, ये लंबी सी भूमिका है, लेकिन कुछ लोगों को ये काफ़ी हर्ट भी कर रही है और कुछ लोगों को काफ़ी अच्छी भी लग रही है, क्योंकि इस तरह का साहस इससे पहले किसी ने नहीं किया है। एक अंडरस्टैंडिंग है सोसाइटी की, खासकर उर्दू को लेकर के और उनके राइटर्स को लेकर के। जैसे कुछ राइटर्स हैं उर्दू में जिनको बहुत सम्मान मिलता रहा है, और आप उनकी कहानियों का संकलन आप कर रहे हैं इसमें, तो काफ़ी आलोचना भी आपने कर दी उनकी। हमें ऐसा ही लगता है कि हमने आलोचना की है। और सबसे पहले, अब से 50 साल पहले हिंदुस्तानी तहज़ीब का मुसलमानों पर असर, ये एक किताब आई थी डॉक्टर मोहम्मद उमर की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे, उनकी किताब आई थी। तब पहली मर्तबा उन्होंने मुसलमानों में ज़ात-पात या ऊँच-नीच का मामला लिखा था। तब भी उनकी भी जो है मुखालफत की गई थी, उनकी भी आलोचना की गई थी, उनकी भी तनकीद की गई थी। तो ये तो एक सिलसिला है, जब भी आप कोई काम करते हैं तो ये सब तो होता ही है। हमने ये सोच समझ के नहीं किया। हम उर्दू के स्टूडेंट थे, यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो उर्दू अदब जितना सब पढ़ते थे उतना हम भी पढ़ते थे, हम भी लिखते थे, हम भी कहानियाँ लिखते थे। बतौर अफ़साना निगार हमारी अच्छी खासी शनाख्त भी थी। हमारी 2-3-4 किताबें भी आ चुकी थी, अभी भी हैं 2 6-7 किताबें हैं उर्दू में। लेकिन एक बात हम हमेशा से महसूस करते थे कि उर्दू अदब में जो हम पढ़ते हैं, कहानियाँ जो पढ़ते हैं, जो नॉवेल पढ़ते हैं या और जो पढ़ते हैं, शायरी में जो वो जब हम समाज में हमें वैसा कुछ नहीं दिखता है। आप कुदरतुल हैदर को पढ़ें, तो उसमें जो लखनऊ दिखा है, वो लिखा है उन्होंने, वो हमें लखनऊ कभी नहीं दिखा।
हम पिछले 50 साल से 40 साल से हम लखनऊ में घूम रहे हैं, हमें वो लखनऊ कहीं नहीं मिलता है। बड़े-बड़े मजमों में हम गए, हमने मुहर्रम लखनऊ के बहुत अच्छे से किए, खुद किए मुहर्रम हमने, ऐसा नहीं देखे नहीं है, हम उसमें शामिल रहे, उनके तमाम रसूमात में शामिल रहे। हमको वो लखनऊ नहीं दिखा। हमने शाम गरीबा में जाके देखा, हमको वो लखनऊ नहीं दिखा। इसी तरह से काज़ी अब्दुल सत्तार हैं, उन्होंने हमेशा जो है जागीरदाराना निज़ाम के ख़त्म होने का रोना रोया। उनको पद्मश्री दिया गया, खुर्रम हैदर को भी पद्म विभूषण दिया गया। तो वो चीज़ें जो आप लिख रहे हैं वो हैं कहाँ? कहीं नहीं मिलती। इस तरह से पूरा उर्दू लिटरेचर हमको ऐसे ही नज़र आता है। तो ये बात खटकती थी मुझे। अब हम एक शेर सुनाएँ आपको। बशीर बद्र बहुत मशहूर शायर है, बहुत मकबूल शायर हैं। तो माज़रत के साथ एक, लेकिन शेर बहुत अच्छा है कि मेरी निगाह मुखातिब से बात करते हुए तमाम जिस्म के कपड़े उतार लेती है। आप तसव्वुर कीजिए ज़रा। शायर यहाँ तक तो पहुँच जाता है, कहते भी हैं कि जहाँ तक पहुँचे न रवि पहुँच जाए कवि। तो वहाँ तक तो शायर पहुँच रहा है, तो यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा? ये बात मेरी अक्सर मुझे खटकती थी कि समाज की जो सच्चाइयाँ हैं वो क्यों नहीं, क्योंकि हम हिंदी भी पढ़ते थे। हिंदी के लिटरेचर में आप जाएँ तो आपको वो समाज किताबों में दिखेगा, कहानियों में दिखेगा, नॉवल में दिखेगा, जहाँ आप ज़िंदा हैं, जहाँ आप रहते हैं, वो सब मौजूद मिलता है। उर्दू में क्यों नहीं मिलता है? रियाज़ खैराबादी मुत्तकी परहेज़गार एकदम बड़े शायर थे। कभी शराब नहीं पी उन्होंने, दावा किया जाता है, हमको लगता भी है कि सच होगा, क्योंकि उनकी ज़िंदगी हमने पढ़ी तो कहीं शराब-वराब का कोई ज़िक्र नहीं। अब उन्होंने खुमरियात लिख दिया। तो आप ये सब तो कर सकते हैं, लेकिन समाज में फैली हुई चीज़ों को इतना नज़रअंदाज क्यों कर दिया आपने? क्यों नहीं आपने हमारे बारे में लिखा? क्यों नहीं अपनी वो सब चीज़ें लिखी जिसको आप एक्सरसाइज़ कर रहे थे, जिसको आप बरत रहे थे? आपके घरों में वो सब हो रहा था। पर सोहेल सर जो आप बात कर रहे हैं वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है कि क्यों नहीं उर्दू लिटरेचर में उस तरह से लिखी गई चीज़ें जैसे हिंदी लिटरेचर में लिखी गई? अब देखिए, अब्दुल बिस्मिल्लाह, बदिउज़्ज़मा, राही मासूम रज़ा, शानी, ये सब उसी माहौल में पले बड़े थे जहाँ पे खुर्रम हैदर, काज़ी अब्दुल सत्तार और लोग पले बढ़े थे। और राही मासूम रज़ा तो उर्दू के ही आदमी थे। उन्होंने उर्दू में पीएचडी किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, उर्दू के वो प्रोफेसर भी रहे, कुछ दिन पढ़ाया भी उन्होंने वहाँ पे। तो आधा गाँव जब उन्होंने लिखा तो हिंदी में लिखा, या उर्दू में लिखा तो हिंदी में छपा, उर्दू में नहीं छपा। यही अब्दुल बिस्मिल्लाह ने जीनी जीनी बीनी चदरैया लिखा, बनारस के बुनकरों पे, बनारस के जुलाहों पे वहाँ जाके रहे, वो सब लिखा, उर्दू में नहीं। उर्दू में एक्सेप्टेंस नहीं है। आप ये कह रहे हैं उर्दू लिटरेचर के जितने राइटर्स या पोइट जो भी रहे वो एलीट घरानों से रहे और उन्हीं से ताल्लुकात रहे? नहीं, एलीट नहीं थे तो भी एलीट को उन्होंने पासदारी की। कहा ना कि उनके वहाँ रिवायत की पासदारी का इतना मजबूत चलन है, वो इतना ज़बरदस्त राज कर रखा है, उससे हटते नहीं। वो लकीर के फ़कीर हो गए। भाई हिंदी में हर चीज़ अब आ रही है। अच्छा, अब से 50 साल, 40 साल, 60 साल पहले तो वो नस्ल थी जो हिंदी नहीं जानती थी, सिर्फ उर्दू पढ़ती थी। अब तो सब हिंदी जानते हैं, सब पढ़ते हैं। तो हमारा समाज हिंदी में दिख रहा है, उर्दू में क्यों नहीं दिख रहा है? दूसरी चीज़, बदिउज़्ज़मा ने जो छाकों की वापसी लिखा वो पढ़िए, अब्दुल बिस्मिल्लाह का जीनी जीनी बीनी चदरिया पढ़िए, और वो एक और नावल है, हमने इसमें नाम लिखा है, वो पढ़िए। उसमें जो इस तबके को गालियाँ लिखी हैं वो दानिस्ता तौर पे गालियाँ नहीं दी गई हैं। जैसे भोजपुरी कल्चर है, या आपस में हम लोग जैसे बात करते हैं, अभी हम लोग बात कर रहे थे, मिजाज में का हिस्सा होता है कुछ लोगों की, ऐसे बात करते हैं उस तरह की। लेकिन राही मासूम रज़ा ने अपने नावल में, हमने तो गिनती भी लिखी है उसमें, तकरीबन 80 मरतबा सैयदजादों या सैयद ने माँ बहन की गालियाँ दिलवाई हैं, और लिखी भी हैं मैंने लिखी। सोहेल जी, मैं पढ़ देता हूँ। दानिस्ता तौर पे, मतलब आप, अच्छा हमारे साथ यहाँ पे एक स्कॉलर थे रामेश्वर राय। अभी ये जो आपने राही मासूम रज़ा साहब वाली बात कह दी, थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाद में ये निकल जाएगी। एक आप लिख रहे हैं अपनी किताब में कि इनके लिए तो मौलाना नॉवल के पृष्ठ संख्या 252 पर लिखते हैं, मगर ये जुलाए। इनके लिए तो मौलाना आज़ाद सुबहानी और मौलाना अब्दुल बाकी कल ही आ रहे हैं। मैं जुलाहों और बिहारियों से बात नहीं कर सकता। ये तो बहुत छोटी गाली है, माँ बहन की लिखी हुई है। कहानी में लिखी है जी, नॉवल में लिखी है। ये कहानी में लिख रहे हैं या उनकी भावना ऐसी है? लिख रहे हैं बाकायदा। अपने आसपास देख रहे हैं? भावना क्या भाई, ठाकुरों को गालियां क्यों नहीं दी आपने? उसमें ठाकुर, एक हमने लिखा भी है, एक पेज में शायद 80 या 12-13 बार उन्होंने ठाकुर साहब लिखा है। ब्राह्मणों को भी गालियां नहीं दी, क्योंकि आप दे ही नहीं सकते थे। ठाकुरों को भी दे नहीं सकते थे, इसलिए नहीं दी। आप हमको दे सकते थे तो इसलिए दे दी, या उनको दे सकते थे इसलिए दे दी। आप बुरी तरह से प्रेजुडिस्ड हैं, जिसे बिगोटरी कहते हैं, इसमें उसका इस्तेमाल किया गया। और मजे की बात यह है कि आज तक ये सवाल किसी ने उठाया नहीं। क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं ये बात हुई आज तक?
हमारे साथ एक रामेश्वर राय थे, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, अभी रिटायर हुए हैं। उन्होंने हम लोग हॉस्टल में रहते थे तो बात करते थे। उन्होंने इस पे वो लिखा था, पूरा पेपर लिखा था, और उन्होंने साबित किया था कि बिना गालियों के भी ये नॉवेल उतना ही उम्दा, उतना ही शानदार, उतना ही अच्छा है जितना गालियों के साथ है। आप गालियां लिखे बिना भी लिख सकते। इसमें हमने मिसाल भी दी है। वो एक जगह लिखा है ना, कौन मियाँ जो है वो फर्राटेदार गालियां और हिस्सा तकसीम कर रहे थे। तो मजा तो आ गया ना। और राही मासूम रजा के पास वो सलाहियत थी कि बिना गाली लिखे गाली का मजा पैदा कर सकते। फिर गालियां लिखी क्यों? कोई जरूरत नहीं थी। अंदर का एहसास बाहर निकाल रहे थे। नहीं, सैयद होने की रौनक जिसे हम कहते हैं, मतलब सैयद होने के लिए जुलाह को गाली देना जरूरी है, राइट? जो आप कह उनका रहे हक था, ऐसा महसूस करते हैं, मतलब किया जाता है। हैं। आनंद मिलता था प्रताड़ना से। हाँ, ये भी कह सकते हैं। मतलब ये उस जमाने, उन लोगों का कहना, ये हमारी जिससे भी बात हुई वो लोग कहते हैं उस जमाने का समाज ऐसे ही था। हम कहते हैं समाज आज भी वैसे ही है। आज भी सैयदजादों जहाँ रहते हैं या पठान रहते हैं वो गालियां देते हैं जुलाहों को और बाकी धोबियों को, राइनियों को, सब देते हैं गालियां, आज भी देते हैं, तब भी गालियां देते थे। तो आप लिखते फिर इसको अच्छे ढंग से, लिखा तो नहीं आपने, आपने गालियां तो लिखी लेकिन वो दर्द तो नहीं लिखा जो छाकों की वापसी में अब्दुल बिस्मिल्लाह ने लिखा है। क्या लिखा उन्होंने? उसमें वो लिखा है, उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने चीजें जो है बयान की हैं। उस तबके का दर्द जो है को बयान किया। तभी तो मैं कह रहा हूं कि भाई जब बशीर बद्र यहां तक पहुंच जाते हैं तो वहां तक क्यों नहीं पहुंचे? वो खाली औरत के हुस्न तक ही पहुंच पाए, उसके कपड़े उतार रहे हैं आप, और आपके समाज में जो हो रहा है उसको नहीं आप देख रहे, उस पर नहीं लिख रहे हैं। एक सोसाइटी के जो राइटर्स हैं, क्या उनकी आधुनिकता इस बात से छोटी पड़ जाती है या धूमिल हो जाती है कि उनको लगता है कि अगर वो जात पात जैसे मुसलमानों के जात पात जैसे इशू को छू देंगे तो समाज में उनकी इज्जत गिर जाएगी? नहीं, ये तो दूसरी बात आप कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं जात पात कोई इशू ही नहीं है। जात पात तो सच्चाई है हमारे समाज की, ये इशू कहाँ है? आप लिख और रहे उसको हैं ना कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, सभी लोग बाकायदा कर रहे हैं। हमारे बोन्स एंड ब्लड का मामला जो है जैसे हिंदुओं में है वैसे ही मुसलमानों में है। हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था है जो हमारे वहाँ नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। वर्ण व्यवस्था हमारे वहाँ नहीं है, लेकिन पेशेवराना ढंग से जातें जो है तकसीम की गई हैं और उनके साथ सौतेला। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जी। क्योंकि मैं गांव रूरल एरिया में ही पली बड़ी हूँ और मैंने अपने आसपास ये जात पात बहुत देखी हैं। अक्सर मुझसे जब मैं जात पात के बारे में पूछती तो मुझसे ये कह दिया जाता था कि तेली है वो अपना तेलीपना दिखा देगा, वो कसाई है वो अपना कसाईपना दिखा देगा, वो जुलाहा है वो जुलाहीपना दिखा देगा। तो क्या आपको लगता है, क्या अगर वो जुलाहों में पैदा हुआ है तो क्या वो उनके अंदर इनबिल्ट होती हैं ये चीजें? ऐसा लोगों को लगता है, ऐसा लोगों ने स्टीरियोटाइपिंग किया हुआ है। आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, हम आपको बताएं, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग हैं जो सैयद हैं और अपने नाम के आगे सैयद नहीं लगाते। हमारे साथ के भी जितने लोग हैं वो बड़ा बड़ा लिखते हैं सैयद, लेकिन हम अंसारी नहीं लिखते हैं क्योंकि हमें उसका नुकसान था। आपका अंसारी लिखने से नुकसान होता? बिल्कुल था, गालियां पड़ती थी। अभी ये जानते हैं मासूम मुरादाबादी को, शायद आप भी जानती हो, नाम सुना होगा। उर्दू के बड़े सहाफ़ी, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। हम जब दिल्ली आए थे नए नए तो तब से दोस्ती है हमारी। अभी उन्होंने खाकों की एक किताब लिखी, हमसे उन्होंने हमारा CV मांगा, हमने दे दिया। दोस्त हैं यार, उन्होंने खाका लिखा हम पे। हमने कहा यार हम डिजर्व नहीं करते, मुझे मेरे ऊपर खाका क्यों लिख रहे हो? कहने के लिख दिया, उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया। उसमें लिखा क्या है उन्होंने कि मैं इनके ऑफिस जब पहुंचा तो मैंने इनकी नेम प्लेट देखी तो उसमें लिखा हुआ था ये। तो मैंने इनसे पूछा या तुम यही हो? तो इन्होंने कहा हाँ जल्दी आ जाओ, चाय ठंडी हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं था। वो आए, कहा अरे तो जुलाहे निकले। सच्चा वाकया ये है। हमें नेम प्लेट लगी थी बड़ी सी, तो ये क्या लिखा था सुहेल वहीद अंसारी। हाँ, तो इन्हें छूटते करे तो जुलाहे निकले। आश्चर्यजनक है, मतलब आप अंतरिक्ष से आए हैं। तो हमने कहा निकले क्या यार, हम हैं इसमें निकलने। पर अक्सर हम अपने आसपास के जब हाँ, मुआशरे ये में तो देखते ये हैं- सब चीजें जो है हमारे वहाँ हैं, हमको हाँ। बुरा भी नहीं लगता। हाँ, पर अक्सर हम जब मुआशरे में रहते हैं और जब नॉन मुस्लिम लोगों से इन सब मुद्दों पे बात होती है तो वो अक्सर ये कह देते हैं कि मुसलमानों में कहाँ जात पात। कोई हमको बताइए भाई, अली मियां के खानदान में क्या उन्होंने गैर सैयद से शादी की है? कोई बताए हमको? कर ली होगी किसी ने, खुद कर ली होगी। हम आपको उस दरगाह का नाम नहीं लेना चाहते हैं। उस भागलपुर में एक खानकाह है, उनके सज्जादा ने एक अंसारी लड़की से शादी कर ली, लव मैरिज। जाहिर सी बात है लव मैरिज ही होगी। बच्चे हो गए, बड़े हो गए। अब जब लड़का बड़ा हो गया तो उसको सज्जादा बनने का नंबर आ गया, तो फिर खानदान के लोगों ने उस सज्जादा की एक सैयद लड़की से शादी कराई। उसके बतन से जो बेटा पैदा हुआ उसको सज्जादा बनाया गया। ये सच्चा वाकया है, हम सबूत दे सकते।
इस तरह के दर्जन भर मिसालें हम दे सकते हैं। आप इसी किताब में पढ़िए, हमने सईद नकवी का कोट किया है, असगर वजाहत का। असगर वजाहत तो साहब आप बताइए, मीर जाफर के खानदान का होने का फखरिया बयान कर रहे हैं। ये अब आप जो हैं, जिसको पूरी दुनिया मतलब दगाबाज कहती है, गद्दार कहती है, आप फखरिया बयान कर रहे हैं कि वो तो मेरे खानदान से उसका रिश्ता मिलता। क्यों? महज इसलिए कि वो सैयद था। अब इस हद तक लोग जब बात करते फिर हैं, आपने खुशवंत सिंह की भी खुशवंत सिंह ने भी लिखा, का भी जिक्र हाँ किया वो भी है, उन्होंने भी बोला कि जुलाहे की जुलाहे की लड़की, बस इतनी पहचान बहुत है, उसका कोई नाम थोड़ी। जा बजा मिसालें इस तरह की मिलती हैं। मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा अलग विषय हाँ, है अलग और विषय। हमें सामाजिक संरचना पर अपना हाँ, सामाजिक संरचना पर। सामाजिक संरचना पर खुद को हमें केंद्रित करना चाहिए। और तो मैं ये जानना जरूर चाहूंगा कि एक समय के साथ जैसे हम लोग देखते हैं, अगर आप तहसील जाते हैं तो वहाँ सर्टिफिकेट्स बनते हैं, ओबीसी का सर्टिफिकेट्स बनता है, एससी के सर्टिफिकेट बनते हैं। तो एक समय तक बजट में लिखा होता था कि जुलाहा, धुनिया, धोबी, कस। फिर एक समय आगे बढ़ा तो उसमें अब लिखा आने लगा अंसारी, अब्बासी, राइनी, मंसूरी, या थोड़ा। तो ये जो सरनेम आया, जैसे अंसारी सरनेम आया, तो जुलाहा कहते रहा, आप कह रहे राइटर्स लिखते रहे, तो अंसारी जो सरनेम आया, सऊदी का आपने जिक्र कर दिया, तो वहाँ पर आपने खुद ही अपनी चर्चा में कहा। तो ये सरनेम कैसा है? आप लोग बाहर से आए, या फिर अगर आप लोगों के साथ अंसार आया, या किसी दूसरी कौम के साथ कुरैशी आया, या किसी दूसरी कौम के साथ में मंसूरी आया, जिनको आप पसमानदा कौम हम कह रहे हैं, तो ये सरनेम आए कैसे? देखिए, लफ्ज जुलाहा गलत नहीं है, जुलाहा बिल्कुल सही लफ्ज है। हम उसको, जुलाहा गाली बनाई गई, आपत्ति या एतराज ये है, आपने साला जुलाहा बहन डैश डैश, ये गाली बनाई गई, साला गुंजड़ा, ये गाली बनाई गई। एतराज ये, हमने इसमें गुलजार की नज्म क्यों कोट की है? उसकी किताब का नाम ही है यार जुलाहा है। क्या खूबसूरती से उसने इस लफ्ज का इस्तेमाल किया है, हमने इसीलिए इसमें कोट किया है यार जुलाहा। जब उनका रिश्ता थोड़ा कड़वाहट आती है तो वो कहते हैं यार जुलाहा, कोई तरकीब बताओ, ये टूटे धागे कैसे हम जोड़े। आपके इस्तेमाल पे हमने कहा ना, जैसे इन्होंने खाका लिखा हमारा, तो अब ये यही बात इनको मिल गई थी लिखने के लिए। और भी तो जिंदगी में बहुत हमने आपके साथ घूमे हैं, साथ में खाना खाया है, साथ में बदतमीजियां की हैं, साथ में हंसे खे, वो सब भी तो लिख सकते थे, लेकिन लिखा क्या? वो तो वही मामला है, कोई चीज बुरी नहीं होती है, उसका बर्ताव आप बरतते कैसे। और वो जैसे ऐसे एक्ट में होता है कि आपने सम्मान दलित शब्द का प्रयोग आपने अब किस जैसे तरह से किया? हाँ, किस तरह से किया भाई? जुलाहा तो बिल्कुल सही लफ्ज है, गलत थोड़ी है वो, उसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, मेरे ये तो सवाल इसी तरह से हर चीज है। मेरे सवाल का जवाब ये नहीं अब ये है कि आया कहाँ से, इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि आप जहाँ लखनऊ में रहते हैं वहीं एक जगह है मऊ, एक है गाजीपुर, और वहीं के मुख्तार अंसारी, यहाँ दिल्ली में भी उनके नाम से सड़कें हैं। तो वहाँ के अंसारी जो ये हैं, जो आप बता रहे हैं, जैसे कश्मीर के शिया जो हैं वो अंसारी लिखते हैं, शेख बहुत से हैं वो अंसारी लिखते हैं, फैजाबाद के शिया भी अंसारी लिखते हैं, और मुबारकपुर के अंसारी शिया मुबारकपुर के शिया जो हैं वो भी अंसारी तो आप लिखते कौन से हैं। वाले अंसारियों की बात कर रहे हैं? हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं जो पसमानदा जुलाहा, जो बुनकर वीवर, जो बुनकर है, जो वीवर है, उसकी हम बात कर रहे हैं। जो जैसे बाय प्रोफेशन। हाँ भाई, हैदुल्लाह अंसारी जो है वो शेख तो थे। ये नहीं, इसमें एक्चुअली मैं थोड़ा और डीप से समझना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब हमारे पास में एक ऐसा व्यक्ति मौजूद हो जो कौमी आवाज़, नवभारत टाइम्स और नई दुनिया के संपादकीय विभाग में रहे हो, DW जो जर्मनी का है उसमें भी जो संपादक रहे हो, तो इतना ज़्यादा जानकारी वाले व्यक्ति जो 61 साल के हों और पूरा जीवन उनका सिर्फ अध्ययन में ही व्यतीत हो गया हो, तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में रहते हैं जो हम जानना चाहते हैं। तो इसलिए मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर में जाति व्यवस्था पर आधारित देश है, तो जैसे हिंदू जुलाहा होता है, हिंदू धोबी होता है, हिंदू नाई होता है, ऐसे मुस्लिम ओरिजिन भी है, मुस्लिम जुलाहा है, मुस्लिम धोबी है, मुस्लिम नाई है। तो अलग अलग काम के जो काम वो करते हैं उस हिसाब से उनकी जातियों का विभक्तिकरण है। आपका पॉइंट क्या है? ये कौन लोग हैं? ये जातियों के हिसाब से, मान लीजिए हिंदू धर्म से ये लोग इस्लाम धर्म में जब आए तो जो इनका मूल जाति है वो रखी इन्होंने साथ में, ये क्या सेटअप है? पेशा शायद नहीं बदला, बदलने का कोई रीजन भी नहीं था। मजहब तो बदल जाता है, पेशा नहीं बदलता है। अब जैसे जो हिंदू जुलाहा है वो कोरी होता है, हाँ, है ना?
तो वेस्टर्न यूपी में कोरी होता है, ईस्टर्न यूपी में तो हमें नहीं, ये नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो इस तरह से तमाम पेशे हैं। और हिंदुओं में उनको जो है एक्सेप्टेंस दूसरी तरह से है, हमारे वहाँ एक्सेप्टेंस दूसरी तरह से है। पेशागत जातियां हैं हिंदुस्तान में। कुछ जातियां, जैसे मैं नाम लेके बताता हूँ कि हमारे कुछ लोग हैं जो जैसे हिंदू कम्युनिटी में वो हैं और फिर मुस्लिम उनका नाम है, तो उनके सरनेम भी नहीं बदले। हाँ, जैसे त्यागी हैं, अच्छी, वो है मलिक, चौधरी है, मलिक चौधरी है, मलिक है, मलिक तमाम, कुछ राजपूत, राणा है, राणा है, मुस्लिम जाट है। हाँ। ये तो इधर हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में तो ये चीज आम है। हम रहे मुजफ्फरनगर में, हमने देखा। अरे आपका तो घर है यार वहाँ पे तो बहुत आम है ये चीज। इवन उन लोगों के घरों का तौर तरीके वैसे ही हैं। पहनना ओढ़ना, खाना पीना वो भी नहीं बदला है। ये दरअसल मामला सकाफत का है, तहजीब का, न मजहबी है न समाजी है, संस्कृति। हाँ, ये उसका मामला है, कल्चर। देखिए हुआ क्या है कि अब जैसे बहुत जमाने के बाद अब ओबीसी मुसलमान लड़के लड़कियों ने पढ़ना शुरू किया है। हिंदुओं की देखा देखी, हिंदू बहुत पढ़ रहे हैं, हिंदू बच्चे बहुत पढ़ते हैं ओबीसी के खास तौर पे। एक तो रिजर्वेशन का फायदा है, दूसरे उनको आगे बढ़ने की ललक है। अब हमारे वहाँ भी पैदा हुई है, हमारे वहाँ बच्चे भी बहुत पढ़ रहे हैं, वो चाहे सलमानी हो, चाहे रायनी हो, चाहे अंसारी हो, जितने भी उनको रिजर्वेशन का फायदा है या रिजर्वेशन लेने की उम्मीद है या फायदा हासिल करने की उम्मीद है, इससे ज्यादा उनको आगे बढ़ने की अब ललक पैदा हुई है। हाँ। तो अब क्या है, अब जब आप आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अब तो अपने आप को रिफाइन करना शुरू करते हैं, वो चीज आती है ना भाई। इलीट होता क्या है, इलीट में पैदा हो जाने का तो एक अलग मामला है, लेकिन बाकी लोग तो इलीट बनते हैं जाके। भाई जो सिविल सर्वेंट हो जाता है वो एक अलग क्लास हो जाता है, उसे पहचान, हाँ, अपनी तालीम, अपनी सलाहियत, अपनी काबिलियत, फिर वो चीज दिखने लगती है। सरनेम अपना बचा लेता है, ये भी समस्या है। हाँ है, हाँ, कहा माफी के साथ में, हाँ, आप भी तो अपना सरनेम छिपाते रहे ना जीवन भर। नहीं, छिपाते नहीं रहे, ये मेरा पेन नेम है, बाकी तो हर जगह अंसारी लिखा था, सर्विस में लिखा रहा, जहां जहां गए। नहीं, मैंने देखा आपके जो आर्टिकल्स छपते रहे उनमें भी नहीं लिखा। हाँ, इसमें अदब में हमने नहीं लिखा शुरू से, क्योंकि बहुत से लोग नहीं लिखते थे। हमारे उस्ताद कमर रईस नहीं लिखते थे, कमर रईस साहब नहीं लिखते थे। अंसारी बताते हुए खुद को शर्म नहीं, कोई शर्म नहीं थी। फिर क्यों नहीं लिखा? नहीं, शुरू से कुछ इस तरह की तरबियत नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे वहाँ, सब कुछ। लेकिन आप तो लिख रहे हैं ना अपनी किताब में कि सैयदजादे जो हैं उनको बड़ा गर्व होता था। अभी भी है। मैं भी आपको एक स्टोरी बता देता हूँ। एक यहाँ के एक बड़े अखबार में एक कंप्यूटर ऑपरेटर ने गलती से एक राइटर के नाम के आगे सैयद नहीं लिखा, तो वो उनके पास गए, दौड़ के गए, मेरा ये जरूर लिखना है। सही है। हम इस पे सदफ से पूछना चाहेंगे, ये उस क्लास को बिलोंग नहीं करती हैं शायद। तो मैं बचपन से जिस परिवेश में पली बड़ी हूँ वहाँ पे अक्सर, क्योंकि हम पठान हैं, तो अक्सर मेरे आसपास मेरे पापा, मेरे चाचा और जो आसपास के लोग हैं वो हमेशा कि हम तो पठान हैं, हम तो पठान हैं, बाकी लोग जुला हैं और ये हैं। और खासकर मैं लड़की हूँ तो मेरे पापा अक्सर ये कहते रहे कि तुम तो पठान हो तो लड़का पठानों में ही ढूंढना है, शादी पठानों में ही करनी है। अब हमारे अंदर वो था कि नहीं, क्योंकि हमने पढ़ लिख लिया है, हमने चीज़ें पढ़ी, हमने आर्टिकल्स पढ़े, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, दुनिया देख ली, जामिया में आ गए। जामिया में नहीं आए थे उसके पहले भी ये था कि ये कास्ट सिस्टम है क्यों, मतलब क्या वो इंसान नहीं है, वो भी तो इंसान है ना। बिल्कुल ठीक। तो वो क्वेश्चन हमेशा से रहता था। एटलीस्ट लास्ट तक आते आते जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मैंने मास्टर्स कर लिया, तो मैंने अपने पापा की ये वाली सोच बदली कि पापा सिर्फ जरूरी नहीं है कि अगर मैं पठान हूँ तो मेरी शादी पठानों में ही होगी, या फिर आप सब लड़कों को या बाकी सब लोगों को कास्ट के नजरिए से, एक पर्टिकुलर उस चश्मे के नजरिए से देखें, आप लोगों को उस नजरिए से देखें कि वो भी इंसान है। तो जब लास्ट में पापा ने ये कहा था कि ठीक है बेटा, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई है, तो ये धीरे धीरे जिस परिवेश में आप पले बड़े होते हैं, जो आप आसपास से देख रहे होते हैं, तो वो क्वेश्चन करने की जो तालीम का असर होता है। हाँ, वो क्वेश्चंस वो लगातार बनते रहे कि ऐसा क्यों है। ये तो सिर्फ जात को लेके, लड़कियों को लेके, लड़कियां तो दोहरे इसके नीचे आती है ना, जात है, विमेन है, हाँ, और फिर ऊपर से मुस्लिम है। तो जब वहां पे आएंगी तो वो तो पूरी तरह से दबा दी जाएंगी। जैसे आपने अपनी किताब में जिक्र किया है बश्ती जेवर का, कि बश्ती जेवर पढ़ाते थे। मेरी माँ ने मुझे पढ़ाने की कोशिश की बश्ती जेवर मुझे पढ़ाया, मेरी बहन को पढ़ाया। मुझे लगता है मैंने आधा पढ़ा होगा, उसमें बहुत सारी चीजें मुझे नागवार गुजरी कि ये सब क्या है, मैं ये सब नहीं करूंगी। तो मैंने उसको छोड़ दिया कि मैं किसी बश्ती जेवर को नहीं मानती हूँ और मैं नहीं पढ़ूंगी इसको। तो आपने जब इस बश्ती जेवर का जिक्र किया तो मुझे वो सारी चीजें बैकग्राउंड में, हाँ, वो घूम रही थी
फिर आपने ये कहा कि देवबंदी बस्ती जेवर अलग है, हाँ, बरेलवी उन्होंने बस्ती अलग जेवर लिखी। अलग है। हाँ, तो मैं वो बोल रही हूँ कि जब लड़कियों के ऊपर आता है तो लड़कियों के ऊपर कास्ट का बोझ होता है, रिलीजन का बोझ होता है, विमेन होने का बोझ होता है, और फिर उसके बाद आपकी पूरी जो पेट्रियार्कल सोसाइटी का जो पूरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका बोझ होता है। तो हम इतने सारे बोझ के नीचे जब सच दबे होते हैं और तब हम लोगों को हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं चीज़ों को कि नहीं, हम ये सब चीज़ें नहीं मानेंगे, हम अपने हिसाब से चीज़ों को सोचेंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा। सही है, मतलब हमसे ज्यादा आप उस मामले में सप्रेस होते हैं। दो वुमेन दो, सप्रेस। दो रिबेल टाइप दो रिबेल टाइप पत्रकारों के बीच में मैं अकेला सांस्कृतिक भारतीय मुसलमान हूँ। अरे वाह, इसके लिए आपको मुबारकबाद। और मेरी जो बातचीत है वो एक्चुअली मैं हम ये कहना चाहते हैं, हम ये इससे हम पूछना चाहते हैं कि आपकी जो किताब है उसमें आपने कुछ ऐसी कहानियों को लिया है, सिर्फ वही कहानियां लिखी हैं। हाँ, आपने कुछ ऐसी कहानियों को लिया है जिनमें मुसलमानों के बीच भेदभाव को कहानी के माध्यम से कहा गया है। इसके अमूमन साहित्य जो होता है, कहानियां उससे ज्यादा असर करती हैं और शायरी उससे भी ज्यादा। इसका एक दिलचस्प मामला ये है हाँ। कि अहमद सगीर हैं बिहार में, उन्होंने एक फहरिस्त तैयार की है करीब 450-500 अफसानों की, उर्दू अफसानों की, उर्दू कहानियों की, जिनको उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा कि ये सब जात पात की बुनियाद पे लिखी गई कहानियां। तो हमने उनको देखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो उसमें आप यकीन नहीं करेंगे कि सब हिंदू कास्ट सिस्टम पे कहानियां लिखी हैं उर्दू में। तो मुझे अजीब है, आप पड़ोस में झांक रहे हैं, अपने वहां नहीं देख रहे हैं। तो हमने कहा ऐसी कहानियां कितनी हैं जो अपने समाज की, अपने घर में जात पात को। तो मुझे 17-18 कहानियां मिली सिर्फ। ये कितने समय में ढूंढ लिया आपने? अरे भाई 1.5-2 साल लगाया हमने। 2 साल लगे आपको ऐसी कहानी? हाँ, लोगों से बात की, पूछा, पढ़ा। और एक कहानी आपने खुद भी लिख दी इसमें खालम? हम तो लिखते ही हैं कहानियां, हम तो अफसानेगार हैं ही। तो अच्छा ये बताइए, जीवन में कितनी बार आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपके साथ में आपकी जाति की वजह से भेदभाव हुआ? नहीं, बचपन में तो बहुत ज्यादा महसूस हुआ। कैसे? बहुत ज्यादा। उठते बैठते ताना मिलता था, गालियां मिलती थी, साथ वाले देते थे। बच्चे थे जब हम निर्दयी टोले सीतापुर में रहते थे, वो माशरा दूसरा था। फिर जब हम बाहर निकले तो हमने देखा कि वो चीज़ें कुछ कम हुई। लखनऊ में आए तो भी कुछ कम हुई, दिल्ली गए और कम हुई, लेकिन बाकी थी, ऐसा नहीं है, खत्म नहीं हुई थी, और अभी भी है। अभी भी हैं। आप हमने अभी ताज़ी मिसाल है मासूम मुरादाबादी की, जो मिसाल दें तो अभी 1.5 साल पहले का मामला है। यानी कि वो 40-45 साल या 35 साल पुराना दोस्त भी हमारा जो है, हमारे लिए जब लिख रहा है तो उस एंगल से लिख रहा है। कोई जरूरत नहीं थी लिखने की भाई। नहीं, आजकल लोग कह देते हैं हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, बहुत मॉडर्नाइज्ड हो गए कुछ हैं, नहीं बहुत हो- डेवलप्ड हो कुछ गए नहीं हैं। होगा, पर हम आज भी हम कास्ट के मुद्दे पे अगर बात कर रहे वहीं हैं पे है। तो ये हम लोग का फेलियर है। पहले आपके प्रस्तावना में लिख रहे हैं, आपकी प्रस्तावना है एक ही सफ में खड़े हो गए। ये इकबाल का अयाज। शेर है। हाँ, इकबाल का शेर है और ये ना हाँ, अक्सर लोग इसको जो है कोट करते हैं, खूब कोट करते हाँ, हैं हाँ, कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा खूब नवाज। कोट करते तो हैं। ये आइडिया ऑफ इस्लाम है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, मुसलमानों में तो एक ही सफ में खड़े होकर रोटी का साझा तो हो रहा है, लेकिन बेटी का साझा नहीं हो रहा है, रिश्ता नाता नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। आप देखिए, गाँवों में मोहल्ले अलग होते थे, अभी भी हैं। हम्म, छोटे शहरों में कब्रिस्तान भी अलग हैं। अब आप जाइए, अभी भी हमारे यहाँ हाँ, पर है। सब जगह अलग हाँ, मैंने तो देखा है। हैं, अलग हैं। हाँ। ये सच्चाई है हमारे समाज की। मजहबी मलम्मा चढ़ा देने से सच्चाइयां नहीं बदल जाती, जो हैं। किताब का मकसद क्या? हम चाहते बातचीत हो, तो कम से कम थोड़ा सा इसका कसैलापन है वो कम। नहीं, एक्चुअली आपने जो विषय में मैं थोड़ा उसको पूरी तरह समझना चाहूँगा। आपने कहा कब्रिस्तान अलग अलग है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे भी हैं जहाँ सबके कब्रिस्तान मुश्तरका हैं। देखिए, खासकर बड़े शहरों में जहाँ जगह की प्रॉब्लम है, जहाँ तो- वहां तो साथ रहना मजबूरी है। तो कब्रिस्तान के लिए जगह कहाँ दी जाती है? मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास में अपनी जगह है, पुराने अपने शहर जो हैं वहां देखिए चल के, अभी भी नहीं, अगर कहीं डोनेट की गई है तो वो सबकी है, लेकिन अगर किसी की निजी ठीक है, तो वो है। अपनी लेकिन अब नस्ल के लखनऊ में, लोग दिल्ली में तो चलाते जगह खत्म हुई जा रही है, तो मजबूरी है साथ में हैं। रहना। लखनऊ में तो कब्रें बिकती हैं।
वो वो जाके एक अलग सीधे इशू पूछता है, है। वो एक अलग मामला है, लेकिन ये भाई ऐशबाग के कब्रिस्तान में, निशातगंज के कब्रिस्तान में सब लोग, कोई नहीं पूछता है आप। जैसे मेरे अपने टाउन में जो कब्रिस्तान बने हुए हैं वो वैसे बने हुए हैं सरकारी जमीन सारी की सारी जिसपे कब्रिस्तान बने हुए हैं, और वो इस तरीके से बने हुए हैं। ये सैफियों के हैं, हाँ ये देखिए, जुलाहों के हैं, ये ये देखिए, पठानों के हैं, है बने हुए हैं, इस तरीके से बने सब हुए जगह बने हुए अभी हैं, भी बने हम हुए वही हैं। बता रहे हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। कुरैशियों के हैं। हाँ और ये मुझे तब पता चला जब मेरे पापा का इंतकाल हुआ कि हाँ। अच्छा ऐसा है कि कब्रिस्तान, मुझे लगता था कब्रिस्तान तो एक ही होता है, फिर मुझे पता चला अच्छा नहीं, ये तो सैफी वाला है, पापा तो कहीं और दफनाए जाएंगे। तो ये है अभी भी। नहीं, अलग अलग जगह वो अलग अलग है, जैसे मेरठ शहर है, कानपुर शहर है। शहरों की बात हाँ। उन्होंने बोली ना कि भाई जगह की प्रॉब्लम जगह है। की आप प्रॉब्लम आप देखिए ना, इससे जुड़ा एक और मामला है जो जिसपे अलग से काम करने की जरूरत है। शहरों में मुसलमानों के अपार्टमेंट जो बन रहे हैं, वो बड़े अपार्टमेंट क्यों नहीं बन पा रहे हैं? हमारी कई बिल्डर से बात हुई, जिस तरह से और कॉलोनियां बस रही हैं, मुसलमानों की कॉलोनी क्यों नहीं बस रही हैं? उसके पीछे ये तनाज़ा है। अभी नोएडा का एक मामला चल रहा था, 4-5-6 साल पहले हमको किसी ने बताया था, हमने उस तस्दीक की, वो बिल्कुल सही बात थी। हमारे एक दोस्त का भी उसमें फ्लैट था, इसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ा मामला, झगड़ा हो गया। तो हम इसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसको खत्म करने के चक्कर में रहेंगे, नहीं खत्म कर, लोहिया ने नहीं खत्म कर दिया जात पात। बिहार से जाति तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, आज तक नहीं बिहार में जातिवाद खत्म हुआ, कभी नहीं खत्म होगा। हिंदुस्तान के डीएनए में जातिवाद है, और दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ किसी न किसी तरह से तफरीक ना हो। ये इंसानी फितरत है। हमारा कहना यह है कि इसके साथ हमको जीने की आदत क्यों नहीं है? सब छुपाएं, हमें छुपाना पड़े और आप उसका प्राइड फील करें, आप उस पर फख्र करें और हमको डर लगे, ये नहीं होना चाहिए। हमने कहा ना, आपने गाली बना दिया, एतराज ये है। लफ्ज जुलाहे से हमें कोई एतराज नहीं है, वो सच्चाई दूसरी है। चीज, जब ये बेटियों की बात कर रहे हाँ। थे कि बेटियां साझा नहीं होती हैं, तो इसी में आपकी एक बात का जिक्र ये है कि अगर सैयद लड़की है और उसका वो चीज, हाँ उसका जुलाहों में शादी हाँ, होगी, तो उसका जो बेटा होगा वो जुलाहा होगा, यस, वो सैयद नहीं हो हाँ, सकता तो है। वही पैट्रियार्की आ गई। हाँ, वहाँ पे तो पैट्रियार्की आ जाती है। ये सब, अच्छा ये सब चीजें उर्दू अदब में क्यों नहीं है? सवाल ये है। हमने कुछ किया नहीं है, हमारा कोई इरादा भी इस तरह का नहीं। भाई ये सब हमारे उर्दू अदब में क्यों नहीं है? नहीं, आप मुझे ये वो बताइए। पर कैसा आप मतलब मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, आपको नहीं ऐसा लग रहा है कि हमें कास्ट सिस्टम को खत्म करने की जरूरत है, या इसको इस पे खत्म करने बहुत को बड़े लेके बड़े डिस्कशन बहुत करने की बड़े जरूरत बड़े है? लोग कास्ट खत्म करते करते खत्म हो गए। कास्ट खत्म नहीं होती। थैंक यू सदफ, ये तो तुमने अच्छा एक हमें पॉइंट दिया। तो ये जो आपकी किताब है, इसमें जितने राइटर आप लिख रहे हैं, ये सब नामचीन राइटर हैं, सबकी बिग आइडेंटिटी है, और ऐसी आइडेंटिटी है जिनको सोसाइटी ये मानती है कि कोट करती है। अरे उन साहब ने कहा, असगर वजाहत साहब ने कहा, इकबाल साहब ने कहा, इब्राहिम मासूम रजा साहब ने कहा, सब बड़े राइटर हैं। खासकर पढ़े लिखे माशरों में तो ये पढ़े ही जाते हैं, पुराने लोग जो पढ़े लिखे हैं वो तो पढ़ते ही हैं। तो जब वो ऊंच नीच पर केंद्रित कहानियां लिखते रहे, वो कहानी में पिक्चर बनाते रहे, क्योंकि कहानियों से विजुअलाइजेशन होता है, तो कहानियों में पिक्चर बनाते रहे, छोटा और बड़ा दिखाते रहे। समाज के कुरीति समाज में, जैसे अभी सदफ कह रही, खत्म कैसे हो, तो कोई राइटर आपको ऐसा नहीं मिला जिसने ऐसी चीजें लिखी हो कि ये कुरीतियां खत्म हो, ये ऊंच नीच की बात खत्म हो। है, ऐसे भी है। हाँ, कोई किताब अलग से लिखनी चाहिए। उनका संपादन भी तो करो। भाई हमारे वहाँ सिर्फ नकारात्मक बात नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सकारात्मक भी तो होनी चाहिए। हमारे यहाँ रिफॉर्म की जो बात हुई, इस्लाह माशरा की जो बात हुई, उस पर सबसे ज्यादा जोर रहा कि लड़कियां ना बिगड़ने पाए। ये हमारे उर्दू में शुरुआत में कई राइटर हैं, उन्होंने अच्छी अच्छी कहानी लिखी, अभी भी किताबें आती हैं लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए। लड़कियों के बिगड़ने पे जोर नहीं है, लड़कियां ने बिगड़ने पाए। लड़के कुछ भी करें, खुला सांड की तरह घूमते रहे। हाँ, लड़कियां ने बिगड़ने पाए, तो इस पे बहुत जोर दिया गया शुरुआत में। दूसरे ये कि कास्ट की बात ही नहीं की गई। हम यही तो कह रहे हैं, अगर बात की जाती होती तो शायद ये मामला यहाँ तक ना आता, गाली तो ना देते आप। अगर कास्ट अभी भी वो लोग इंटरनलाइज्ड हैं कि कास्ट है, हम पठान है, हम सैयद है और हम ये। पर अगर उनसे ये कहोगे कि मुसलमानों में कास्ट है, तो वो मानने को तो नहीं मानने को तैयार है। हम कहेंगे कि तुम अपनी बेटी के जुलाहों में शादी कराओगे, तो वो मानने को तैयार नहीं होंगे। शादी वाली बात मैं बता दूं आपको कि ये थोड़ा अगर काबिलियत है आपके पास में, चर्चा कर दी सदफ ने, सदफ मदद कर रही है। तो शादी वाली बात पर तो ये सीन है, शादी वाली बात पर तो ये सीन है कि एक लड़का उत्तर प्रदेश कैडर का आईएएस बन गया, ओबीसी कम्युनिटी का था, तो उसे 25 रिश्ते आए अपर कास्ट मुस्लिमों के परिवारों से। बिल्कुल पाएंगे, 2-4 रिश्ते में भी लेकर के गया। हाँ ठीक। तो यही तो चाहिए होता है उनको। तो क्या जिन लोगों को आप ये कहानियों में लिख रहे हैं कि ऊंच नीच पर,
तो क्या नहीं लगता कि अगर वो काबिलियत इतने जनरेट कर लें कि तो बराबरी वैसे ही आ जाएगी? नहीं, पर ये वाली चीज मुझे ऐसा लगता है, मतलब आप भी जवाब दीजिएगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली जो बात इन्होंने की ना, ये बराबरी वाली नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अभी क्योंकि अर्बन सोसाइटी में क्लास इज अ न्यू कास्ट, ओके, तो ये हो क्लास का मैं पर्सपेक्टिव वही था, कर- क्योंकि वो क्लास आपकी अपर एलीट क्लास में वो पहुंच गया, वो आईएएस बन गया है, तो अब आप यू आर प्रेफरिंग कि तुम अपनी बेटी तो दे जिनकी दोगे। आप बात करें ये जहां है वहीं रहेंगी। ये भैया मामला ऐसे नहीं, जब तक इस पे डिस्कोर्स नहीं होगा तब तक नहीं हो, तब भी नहीं जाएगा, लेकिन हाँ इसकी कड़वाहट कम की जा सकती है। मेरा ये मानना है कि इसकी कड़वाहट, इसका कसैलापन कम किया जा सकता है। जो ताज्जुब है वो कम से कम इतना तो किया ही जा सकता है कि मिलते ही गुस्सा ना आने लगे। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बात जैसे मैं कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आंख की मतलब आंख निगाह पड़ती है उनको, हमें पता है कि वो हमें देख के उनको गुस्सा आता है। ऐसे हैं लोग, वो नहीं होना चाहिए कि ये साला कहाँ से, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से, और ये बात ये क्यों कह रहा है, ये नहीं होना चाहिए। वो कहने दीजिए, आप अपनी बात कहिए। आपके पास जवाब नहीं है तो आप हम पे कहते हैं कि तुम मत बोलो। ये चीज खत्म हो क्या गई। एजुकेशन से ये सब? नहीं, एजुकेशन से नहीं जाएगा पावर से चेंज हो सकता है। ना, पावर से चेंज होगा पावर ये। तो जैसे पॉलिटिकल पावर। नहीं, अरे भाई चरण सिंह जब सीएम बने तो लखनऊ के और यूपी के सारे जो कॉलेजेस थे, कान कुछ ब्राह्मण कॉलेजेस था लखनऊ में, उसका नाम बदलवा दिया, सबका बदलवा दिया, क्या खत्म हो गया? चरण सिंह ने सबसे पहले यही कानून बनाया था, नहीं खत्म हुआ आज तक। बिहार में जाति तोड़ो आंदोलन चला, लोहिया ने कितनी कोशिश कर ली, कुछ नहीं होता इससे। नहीं, हम पिछले समय से देख रहे हैं कि पॉलिटिकल, देखिए, जब तक जाति को ग्लैमराइज करने की रिवायत, उसकी परंपरा नहीं खत्म होगी तब तक ये चीज नहीं खत्म होगी। आज भी आप देखिए ना, हमने शुरुआत में ही कहा था, कोई सैयद ऐसा निकालिए जो आपके नाम के आगे सैयद ना लिखता हो। हैं ऐसे लोग बहुत कम। पठान भी ऐसे हैं बहुत कम। जैसे हमने मिसाल दी प्रोफेसर कमर रईस की, वो पठान थे। मोहम्मद हसन साहब सैयद थे, नहीं लिखते थे ये दोनों लोग। क्यों? एक तरक्की पसंद थे, एक जनवादी लेखक, नहीं लिखते थे। ऐसे हैं लोग, लेकिन कम है। अच्छा, आप नहीं लिखते थे लेकिन आपके रवैये में तब्दीली नहीं आई थी। असली चीज तो ये है, आपने उन्हीं लोगों को प्रमोट किया जो आपकी कास्ट के थे या अपर कास्ट के थे। चाहे मोहम्मद हसन को देख लीजिए उर्दू अदब में, ये दोनों बड़े नाम हैं उर्दू अदब के, आप शायद आप लोग, तो उन लोगों ने उन्हीं लोगों को प्रमोट किया। तो नाम में नहीं, आपने, आपके पास लिखने वाले राइटर नहीं थे ना? नहीं बहुत थे। क्या बात कर रहे हैं? कहाँ लिखा आपने, बताओ। अरे भाई तमाम लोग हैं। नहीं प्लीज, आप इसको ऐसे समझिए कि सुहेल वहीद कोई बात लिख रहे हैं, ये आपने लिखा, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो अगर सुहेल वहीद अंसारी करके आप लिखते इसे, तो आपकी बात कम सुनी जाती है या आपकी बात ज्यादा सुनी जाती है? नहीं, थोड़ा सा हमको एक पूरा तबका हमको इग्नोर कर देता, और ये किताब उन्हीं लोगों के लिए होकर रह जाती, परसेप्शन बन जाता। अशराफ लोग नहीं पढ़ पाते, नहीं पढ़ते इसको। मतलब इस लायक भी नहीं समझते कि अंसारी कोई लिखे तो उसे पढ़ ले, ये आप कह रहे हैं? ये होता है भाई, दूसरे दर्जे का है ये मामला। हम छुपाते नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये चीज हमारे साथ हुई है और सबके साथ हुई है। काबिलियत पर कॉपीराइट है भाई। देखिए, काबिलियत का मामला तो ये है कि उसमें तो कोई जीत नहीं सकता, तो फिर ये है कि इग्नोर कर दीजिए, आप किनारे, इनके बारे में बात ही मत करो, ये जो कर रहे हैं करने दो। ये भी होता है। और आप कह रहे हैं ना एजुकेशन से बदलेगा ना पावर से बदलेगा, तो बदलेगा कैसे? समाजी सवाल रवैये तो जब यही है। बदलेंगे तब बदलेगा। हमने कहा ना, इस पे जब बात हो, इस पे डिस्कोर्स हो, जो नया लड़का लड़की है, जैसे जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये लोग जब अपने घरों में रिवोल्ट करें और कहें जैसे आपने किया, अभी आपने बताया था ना कि अपने वाले साहब को मना लिया था आपने, तब ये चीज बदलेगी। शादियां होने लगे जैसे इन्होंने शादियां होती हैं, हमने भी की नहीं, है। हम कह रहे हैं कि अंसारी, मंसूरी, सैफी, रायनी, कुरैशी, राजपूत, कहा। मुस्लिम सब आपस में शादियां करने लगे तो? अरे शादी तो सबसे बड़ा घपला है, शादी में ही सबसे ज्यादा जात पात होती है भाई, सबसे ज्यादा तो वहीं होती है, वहीं से तो शुरुआत होती है। तमाम सी लड़कियों को तो ये पता ही नहीं होता है शादी से पहले तक कि उनकी शादी किस घर में की जा रही है और क्यों की जा रही है। अभी भी ऐसे ही होता है, अभी भी ऐसे ही मुझे होता लगता है नहीं, खानदान से शादी की जाती है, लड़के लड़की से नहीं की जाती। बिल्कुल होता है भाई, खानदान से शादियां होती हैं। हमारे दादा जो है शहर काजी थे, वो जिससे कह देते थे कि सुनो यार तुम्हारा लड़का इतना बड़ा हो गया होगा, हमने उससे कह दिया है उसकी लड़की के लिए, जबान, और हो जाती थी शादी। न जाने सैकड़ों शादी उन्होंने करा दी, और अभी भी होता है। अभी भी होता है, खानदान की लड़की बाहर ना जाए, हमारे सईदों जात की लड़की बाहर ना जाए। सईदों में तो खासतौर से कजन से शादी होती है, शियों में खूब होती है शादियां। हाँ। एक खानदान की लड़की बाहर नहीं जाती है, खून और नस्ल ना बदल जाए।
बाकायदा इसकी कोशिशें हैं। अगर खून और नस्ल बदल जाएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा और अच्छी हो जाएगी नस्ल। अरे आप देखिए यही क्रॉस सुनना ब्रीड, चाहती थी। क्रॉस ब्रीड नस्ल की तो और अच्छी हो जाएगी। क्रॉस ब्रीड की बात आप कर रहे हैं तो लोग जानवरों में भी ये ध्यान रखते हैं कि उनकी नस्ल ना बदले। आप कह रहे हैं कि इंसानों की बदल जाए। नहीं, वो एक अलग इशू है जानवरों वाला, उसको इंसानों के साथ नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि रामपुर हाउंड क्यों बना? हम जर्मनी रह के आए हैं, सबसे कुत्तों का मुल्क है, मतलब सबसे अच्छे कुत्ते वहीं पाले थे, लेकिन उनकी मैं तो कुछ गलती समझ गया नहीं था। नहीं, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी भी सबसे अच्छी है। कुत्ते ही नहीं अच्छे हैं, जर्मन शेफर्ड ही नहीं अच्छा है, टेक्नोलॉजी भी सबसे अच्छी है, इकोनॉमी भी सबसे अच्छी है, इंसान भी अच्छा है, वो एक अलग मामला है। देखिए साइंस भी यही कहती है, कजन्स शादी करेंगे तो नस्ल जो है अच्छी नहीं, बच्चा जो पैदा होगा उसमें कोई ना कोई कमी होगी। बायोलॉजिकली प्रूवन है ये बात। हाँ, प्रूवन है। हम साइंस कर रहे थे, आपने बायोलॉजिकली प्रूवन। साइंस का ही तो हिस्सा है हाँ बायोलॉजी। हाँ, सेम बात है। तो शादी तो बाहर करनी ही चाहिए। सबसे खास बात, हम फिर वही मजहब आ जाता है, हिजरत के लोग हैं हम लोग, हम लोग को तो कहीं ठहरना ही नहीं चाहिए। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है? हम कहाँ है, कहीं रुकने वाले हैं हम लोग? ये कॉन्सेप्ट क्या वहां से तो नहीं आया? मतलब ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था और सुना था लोगों से कि पहले किबले, खुद के किबलों को बचाने के लिए किबलों के अंदर कबीले, शादियां, हाँ, कबीले, हाँ, वही। कबीलों के अंदर शादियां की जाती हैं। तो हाँ। अब अभी भी हम उस 1400 साल पुरानी वो तो परंपरा है, को मान रहे हैं। हाँ, उनकी बात मानी नहीं किसी ने। असल में इसमें मैं थोड़ा अब फिर मैं किसी भी बात को समझता हूँ या कहता हूँ तो मेरे उसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है और सामाजिक संरचना के प्रति मेरा समर्पण जो जीवन भर रहा है वो अधिक होता है। उसमें मेरा ये मानना है, जो आप कह रही हैं सब कबीले वाली बात या आप कह रहे हैं, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने ट्रस्ट इशू है शादी में जो है वो कबीलों से भी ज़्यादा और जात से भी ज़्यादा जो इशू है वो ट्रस्ट इशू है। जैसे बेटी को देना, जनरल अब एक नया शुरू हुआ है कि शहर की लड़की वो शहर में शादी करना पसंद करता है परिवार, वो ट्रस्ट इशू है। उनको लगता है कि या तो खाला के, मामा के या फिर नज़दीकी दोस्त के परिवार में या ट्रस्ट में देखा भाला बच्चा है, देखा भाला बच्चा है, हाँ। तो वो ट्रस्ट इशू है। ट्रस्ट इशू भी है। हाँ। हम मिसाल देके इसको बताएंगे, जैसे बिहार में पटना के लड़के सबसे कीमती हैं। जब हम पटना में थे तब भी सबसे कीमती थे और अभी भी हैं। क्यों? सुनो भाई पटना के लड़कों, क्यों? पटना में बिजली थी, पटना में सड़कें थी, तब 89 की बात हम कर रहे हैं। तो पूरे बिहार की लड़कियां पटना की लड़कों से शादी करने के लिए परेशान रहती थी, न जाने क्या क्या करती थी, मतलब कोशिशें करती। अभी तेजस्वी थी आपकी? नहीं, अभी तेजस्वी की शादी में याद होगा ना, न्यूज बनी थी, कितनी लड़कियों ने ऑफर किया था, याद आया? तेजस्वी शादी। हाँ। तो ये दूसरा मामला है कि भाई जो अररिया छपरा और अररिया की लड़की अगर पटना में रहने का ख्वाब देख रही है क्योंकि वहाँ बिजली है, सड़क है, पानी है, तो वो बुराई नहीं है, वो एक अलग मामला है, वो दूसरी चीजें हैं। लेकिन ये एक अलग इशू है, ये बिल्कुल अलग मामला है भाई। और ये इशू भी नहीं, बार बार का, ये सच्चाई है और इसको इग्नोर क्यों किया जा रहा है? भाई उसी को तो हम बराबर झेल रहे हैं, उसी पे गालियां खा रहे हैं, उसी पे हमारी परवरिश हो रही है, उसी से हमारे घर के रस्मों रिवाज तय पा रहे हैं। आप देखिए, एक पठान के घर के रस्मों रिवाज और एक अंसारी के घर के रस्मों रिवाज में फर्क है, एक सैयद के घर के रस्मों रिवाज में फर्क है। वो हर तरह के रस्मों रिवाज, शादी ब्याह बारात से लेके मजहबी रिवायतें और रसूमात अलग अलग हैं। तो इसीलिए जब लोग बात कर रहे होते हैं ना कि ये तो जुलाहों जैसा बिहेव कर रहा है, यही है भाई। जब वो उसी खानदान में पैदा हुआ है, वो तो करेगा, उसकी कंडीशनिंग वैसी हुई है बचपन से, तो वो तो वैसे ही बिहेव करेगा। हाँ, अगर आप उसी बंदे को उस रूरल एरिया की पूरी सोसाइटी और कंडीशनिंग से निकाल के एक ऐसी जगह पे छोड़ दोगे जहाँ पे सब एलीट लोग रह रहे हैं, फिर आप मुझे बताइए कहाँ से वो तेली रह जाएगा? ये डिफरेंस होता है। फिर किताब में कहीं आएगा ऐसे ही भविष्य में 20 साल बाद, जैसे नहीं, जैसे इसको बिल्कुल ये हम में से नहीं है, फिर एक नई थ्योरी आएगी ये हम में से नहीं है, फिर एक नई थ्योरी आएगी कि हम में से नहीं है। अच्छा, एक आपने लिखा है, मैं इधर जाना नहीं चाहता, ठीक है, इसी पर मैं किताब पर ही रहना चाहता हूँ आपकी। प्रोफेसर मसूद आलम फलाही हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान में पृष्ठ संख्या 170 पर लिखते हैं, हिंदुस्तानी मुसलमानों में जात पात की शुरुआत गुलाम दर गुलाम शमशुद्दीन अल्तमश के हाथों से हुई। हाँ, फलाही साहब की किताब है, बड़ी अच्छी, बड़ी उम्दा सी किताब है, उसका हमने कोट लिया है। वो ये कह रहे हैं, अजमी और अरब और अजम दो लोग, जो नॉन अरब है वो अजम हो गया। और ये अभी तक सुनने में आता है, लोग बताते हैं और किताबों में भी हमको देखने को मिलता है कि अभी भी अरब जो है वो नॉन अरब्स को वो इज्जत नहीं देते हैं उतनी जितनी वो अरब को देते हैं।
अरब को ज़्यादा प्रेफर करता है, नॉन अरब। तो जो अजमी है, तो जितने हिंदुस्तान पे आके जिन लोगों ने हुकूमत की, दे वर नॉट अरब, वो ये कह रहे हैं, अजम थे। अब अजम जो है वो पहले से जात पात का शिकार थे, क्योंकि वो अरब ने उनके साथ भेदभाव किया था। तो यहाँ आए तो यहाँ वर्ण व्यवस्था मिली तो और ज्यादा हो गया। आप समझ रहे हैं? वो अजम जिनको अरब ने अपने साथ नहीं बिठाया या उनके साथ भेदभाव का सलूक किया, वो जब यहाँ हाकिम बन के आए तो पहले से तय हुए थे उसी चीज के, यहाँ आए तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था देखी तो उन्होंने अपने आप को और वैसे ही बना लिया। तो गलती किसकी है, व्यवस्था की या माँ की कोख तो की, या माँ की कोख की? इसका जवाब दीजिए आप। गलती व्यवस्था की है, माँ की कोख की? भाई माँ की कोख कैसे हो जाएगी? नहीं होगी, नहीं हो सकती। यानी सब समान है, सब समान। ये तो भाई जो भी देखिए ना, इंसानी, हमने बार बार कहते हैं इंसानी फितरत है ये, हमारे बस में भी नहीं है। हम कि हमारी चॉइस थोड़ी है कि हम उस माँ की कोख से, उस बच्चे से पैदा हो गए, तो भाई चॉइस नहीं। तो भाई ये तो जहां भी पैदा हो गया आदमी। तो आप लोग एहसास कमतरी का नहीं, हम बिल्कुल कतई शिकार नहीं, कोई नहीं। हम तो ये करें कि हम फेस कर रहे हैं, वो हमारी सफरिंग्स में शामिल हो गया जो नहीं होना चाहिए। हमारी जात है, आपने उसको बड़ी सफरिंग्स बना दिया, ये बात है। अच्छा, मैं एक पर्सनल सवाल आपसे पूछता हूँ, ये थोड़ा सा पसंद भी आएगा लोगों को। आप कहीं गए, आपने बहुत सारा नॉलेज उड़ेल दिया। एक बहुत मशहूर है, मैं अक्सर कहता हूँ उसे, लॉर्ड बेली के गेम ऑफ थ्रोन्स पे, नॉलेज इज पावर। आपने बहुत सारी नॉलेज उड़ेल दी, लोगों ने आपको सुना, आपका नाम सुहेल वहीद है, बहुत बढ़िया से आपको सुना और सुनने के बाद कहा बहुत कुछ जानते हैं आप, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं आप। और जैसे ही उन्हें पता चला उस मुआशरे में कि आप तो अंसारी हैं, मीन्स आप तो जुलाहे हैं, आप ही के शब्दों में वेरी क्लियर, तो क्या परसेप्शन चेंज होता है? हुआ कभी? बिल्कुल होता है। क्या कहानी है? बिल्कुल होता है। अख्तरुल ईमान उर्दू का बहुत बड़ा शायर, ठीक है, बॉलीवुड में भी रहे होगा, हमने खुद सुना है, अरे हमारे जुलाहा निकला, ये जुलाहा था। रिफत सरोश ने उनके लिए 2.5 सफ़े में लिखा कि कैसे उनकी मुलाकात हुई, बड़ी इज्जत से लिखा है, ऐसा नहीं, लेकिन ये अच्छा, ये एकदम बदलता है। नहीं, आप राइटर फिलोसोफर हैं, हाँ, और आप हमारी तो कोई हैसियत 40 साल से आप जर्नलिज्म में हैं, हमारी तो कोई हैसियत नहीं है। अख्तरुल ईमान जैसे क्या है? लोगों के रवैये बदले, हम बार बार कह रहे हैं। अभी हमने मासूम मुरादाबादी की मिसाल दे रहे हैं, 35 साल 40 साल पुराना दोस्त हमारा जो हमारे लिए लिख रहा है, और हम कह रहे हैं मत लिखो यार, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ। खाका उस पर लिखा जाता है जो कोई शख्सियत होता है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। और लिखा तो क्या लिखा, वही लिखा। अच्छा, ये आपने ये नहीं लिखा, हमारी सलाहियत नहीं लिखी, हमने क्या क्या किया जिंदगी में, ये नहीं लिखा, लेकिन आपकी आइडेंटिटी वो एक ही चीज बन के रह जाती है, बना दिया। अच्छा, उस किताब में बाकी सबके जितने भी खाके हैं, हमने सबके पढ़े, किसी में किसी की जात के बारे में नहीं लिखा, सिर्फ मेरी जात के बारे में लिखा है उस आदमी ने। मेरा दोस्त है, मेरे एक प्रोफेसर दोस्त हैं, बात में अब जुलाहे मजाक करते हैं यार, ठीक है, अच्छा है, लेकिन यही क्यों करते हैं यार आप? इसको मजाक में करके जो नॉर्मलाइज हम लोगों ने कर दिया, यही नहीं, गाली तो है। हमने कहा ना, इतनी सारी कहानियां नॉर्मलाइज, हमने कहा ना, इसको गाली जो बनाया, ये नहीं होना चाहिए। हमको आप जो है बताते हैं, ये जो आप बोल रही हैं नॉर्मलाइजेशन नहीं है, ये उस डिस्कोर्स पे बात करने का तरीका है। ये बहुत अच्छे से ये कह रही है इस बात, ना हम कह पा रहे हैं ना आप कह पा रहे हैं, ये बिल्कुल सही, हम भी यही कहना चाह रहे थे, नहीं कह पा रहे थे, तो आपने उसको बना दिया। भाई आप तमाम चीज़ों पे बात करिए। अच्छा, ये बताइए, जैसे अंसारी कम्युनिटी है, पहले तो दिल्ली के हलकों में एक बात बहुत मशहूर है, जब हामिद अंसारी साहब को डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, वाइस प्रेसिडेंट बने, तो उस समय सोनिया गांधी जी ने किसी से कहा कि इस बार तो हमने जो है वो किसी अंसारी से कहा कि इस बार तो हमने तुम्हारे बीच से जो है, तो तुम खुश हो कि हमने तुम्हारे बीच से हमने वीपी बना दिया है। तो उस पर जिनसे कहा, उन्होंने कहा कि मैडम ये वो अंसारी नहीं है। यही बात हमने कहा ना, कश्मीर के शिया अंसारी लिखते हैं, फैजाबाद के शिया अंसारी लिखते हैं, मुबारकपुर के शिया अंसारी लिखते हैं, और भी तमाम जगह के लिखते हैं। ये मदीने वाले शिया हैं कहते हैं, वही तो शुरू में भी हमने बताया था कि यहाँ के वीवर सेक्शन को जब वो, अब एक समस्या है साहब, जब जाति की बात करी ली तो अब एक समस्या है। समस्या यह है कि मुसलमानों में 44 जातियां हैं, जैसे हिंदू ओरिजिन में है, 4 जातियां, उनमें सिख, सिख, मुगल, पठान, जिन्हें टॉप ग्रेड कहते हैं। शेष में दूसरी जातियां हैं, जिनको हम बिहार में हम देखें तो दलित है, महादलित हैं, उस तरह से कंफ्यूजन होता है। अब अंसारी जो है वो इन 55 मुसलमानों में टॉप जाती है। देखिए ऐसा नहीं है, अभी मैं बताता हूँ आपको प्रैक्टिकली।
टॉप जाति इसलिए है क्योंकि वो आर्थिक रूप से टॉप है, इनमें सामाजिक तौर पर टॉप है, उनके अफसर ज़्यादा चुने गए हैं, उन्हें पढ़ाई लिखाई का रेशो अधिक है। तो जो दूसरी जातियाँ हैं जैसे अब्बासी है, राइनी है, या अगर हम दिल्ली में रहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ टॉप जाति सैफी है पसमानदा मुसलमानों में। तो वो अलग अलग तरह से, तो मेरा सवाल ये है, जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, मैं फैक्ट पर बोल रहा हूँ, फैक्ट्स अलग नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि आप लोगों को तो इस बात से आहत हैं कि सो कॉल्ड ऊंची जातियां आपके साथ में इस तरह की भाषा का प्रयोग करती है, लेकिन आपका खुद का इन दूसरी जातियों के प्रति किस तरह का व्यवहार है? हाँ, उतना अच्छा नहीं जितना होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन की बात, नुमाइंदगी की बात जहाँ तक है, अंसारियों की नुमाइंदगी नहीं है। 17वीं लोकसभा तक जो 400 मुसलमान एमपी थे, उसमें 60 एमपीज जो थे वो पसमानदा जात के थे, जिसमें सिर्फ 16 अंसारी हैं, सिर्फ 16। 17वीं लोकसभा, 17वीं या 15वीं कहीं लिखा हुआ है। और सैफी कितना है? उसमें 60 में 16 निकाल दीजिए, बाकी सब सैफी, राइनी, सलमानी, अब्बासी, ये सब लोग। तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात, पैसे, जब लिबरलाइजेशन के बाद, उदारीकरण के बाद अंसारियों पे बहुत बड़ी आफत टूटी है, उनका बिजनेस सब खत्म हो गया है, कारपेट का, कपड़े का भी सब खत्म हो चुका है। जिस शहर में 5 बड़े उद्योगपति या कारोबारी थे, आधा रह गया है। आप चलिए, हम आपको मिलवाएं, आजमगढ़ से लेकर सीतापुर तक कालीन का कारोबार चौपट हो चुका है। वो मार्केट ओपन हुआ ना उदारीकरण के बाद, 90 के बाद, पैसा नहीं रह गया। पढ़ाई की जहाँ तक बात है, मजहबी तालीम में अभी भी अंसारी सबसे आगे, सैयदों से भी आगे। लेकिन वही बात, आजमगढ़ का अशरफिया मदरसा जो है वो सब अंसारियों का है, एक भी आलिम जो है वहाँ पे गैर अंसारी नहीं है, लेकिन कोई नहीं लिखता है। देवबंद के जो चीफ हैं, बनारस वाले, वो भी अंसारी हैं लेकिन नहीं लिखते हैं। नदवा के जो चीफ हैं वो भी अंसारी, नहीं लिखते हैं। ये कोई नहीं लिखते हैं। वही बात है जिसलिए हम नहीं लिखते हैं। मामला है, एक्सेप्टेंस का मामला है। हम कह रहे हैं कि जो दूसरी जातियां हैं, तो अब हम वहीं आ रहे थे। तो अब हमने महसूस किया है, जैसे कि हमारे तमाम से दोस्त ऐसे हैं और हमने बनाए, फिर हमने खास तौर पे, हम अपनी बात कर रहे हैं, जो दूसरे समाज के थे, मुसलमानों में गैर अंसारी थे। हमारे हिंदू दोस्त भी सबसे ज्यादा हैं चुके, और उसमें भी दलित बहुत से हैं। तो हमने मुसलमानों में बनाए ऐसे दोस्त, हमने उनके बीच में उठना बैठना शुरू किया, हमने किया, और ये काम अब हो रहा है, पहले नहीं था। ये बात सही। ये बात ये कर रहे थे कि अंसारी बढ़ी जाती है या फिर सैफी बढ़ी जाती है, तो ये कहीं ना कहीं क्लास के बेसिस पे ही है ना, कि हाँ, आप इकोनॉमिकली आप ज्यादा आगे हैं, आप अमीर हैं, अमीर, इसलिए हाँ, आपको क्लास के बेस पर, क्लास के बेसिस पे ही है। हाँ, उसमें तो वो है, चीजें हैं। देखिए क्या होता है, जैसे जैसे हमने कहा ना, रिफाइन करता है फिर आदमी अपने आप को, ये प्रगतिशीलता के आधार पर। प्रगतिशीलता भी एक पहलू है उसका। तो धीरे धीरे चीजें चेंज होती है, लेकिन एक नया क्लास भी नीचे पैदा होता रहता है। भारत का, खासतौर से उत्तर भारत का जो समाज, हम नोटिफाई कैसे करेंगे कि कोई समाज कितना प्रगतिशील है? उसमें एजुकेशन से, उसके तमाम से पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो अगर उस दृष्टिकोण से हम देखें तो हमें लगता है हम देखिए, मुसलमानों में ओबीसी कास्ट में सबसे ज्यादा पैसा कुरैशियों के पास, उदारीकरण के बाद और बढ़ा है, एक्सपोर्ट बढ़ा है पिछले 20 सालों में। हाँ, वही उदारीकरण 90 के बाद से, हाँ, लिबरलाइजेशन जब हुआ उसके बाद जब से गोश्त के कारोबार का विदेश से सहयोग मिला, लेकिन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है अभी भी, और ना वो डिमांड करते हैं। सबसे ज्यादा डॉक्टर सलमानी हैं, आप देखिएगा डेटा, सबसे ज्यादा डॉक्टर्स वहां पाए जाते हैं उनकी कम्युनिटी में। धोबियों में अभी हमने देखा कि 4 घर धोबी हैं, उसमें से वो 2 लड़के इंजीनियर बन गए, 1 लड़का क्लर्क बन गया। 4 घर में से, हर 4 घर में से 1 लड़का कुछ ना कुछ बन गया। क्यों? क्योंकि पड़ोस का हिंदू धोबी जो था वो आगे बढ़ रहा था, उसको रिजर्वेशन वो वाला नहीं मिला, लेकिन इंस्पायरेशन तो मिला पड़ोस से, वो बढ़ रहा है, हो रहा है ये काम। नहीं, एक्चुअली उसके पीछे कारण जो है वो ये नहीं है, तो उसके पीछे कारण ये है कि एक बहुत मशहूर उक्ति है कि प्रतिभा अभाव में पैदा होती है। नहीं, वो भी ठीक है, प्रतिभा अभाव में पैदा होती है, ये वो ठीक है, प्रतिभा तो जहाँ जितनी तकलीफ होगी ऐसा नहीं है कि पठानों में या सैयदों में या इनमें अभाव नहीं है। हाँ, ये इन लोगों की हालत अभी जितनी खराब है, वो इन लोग सैफियों, अंसारियों, अगर हम इन लोग कंपैरिजन में देखें तो पठान, सैयद, जितनी इन लोगों की हालत खराब है, इन लोगों से ज्यादा खराब है। और एजुकेशन के मामले में तो बहुत ही एजुकेशन बिल्कुल नहीं ले रहे हैं ये लोग। नहीं, अभी पसमानदा रिफॉर्म पर बात करने वाले लोगों में मैंने अभी देखा है, अभी हाल फिलहाल में एक नई चर्चा भी आ गई है जो सदफ ने कहा है। उसमें ये कहा है कि ये जो प्रगतिशीलता है या जो अपलिफ्टमेंट है, ये गरीब ऊंची जात के मुसलमानों का भी होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कोटा किया तो गया है, उसमें वो है, जो हुआ है उसमें है। उनके वो चीज अभी भी है कि हम ये हैं।
जैसे आप गौर करिएगा कि एक महफिल है, उसमें तो उसको नाम नहीं लेंगे, मतीन नहीं कहेंगे, मैं खान साहब इधर आओ, हम्म, तो खान साहब लगा है उसमें। हम्म, हमारे नाम के आगे अंसारी साहब नहीं लगाएंगे वो, या इनके नाम के अंसारी अच्छा, साहब से नहीं लगाएंगे, कहेंगे यहाँ हो यार। अच्छा, मुसलमान ये कह रहे हैं, आजकल बहुत सारे मुसलमानों की आम राय है कि ऐसे समय पर आप एक किताब ले आए जो मुसलमानों में ऊंच नीच पर आधारित है, जबकि इस समय मुसलमानों की हालत हम देख रहे हैं, माइनॉरिटीज़ की, खासकर माइनॉरिटीज़ में भी मुसलमानों की हालत हम देख रहे हैं कि देश भर में उनको कई तरह के भेदभाव, कई तरह का उत्पीड़न, कई तरह की प्रताड़ना और कई तरह के जुल्म ज़्यादती का शिकार होना पड़ रहा है। तो क्या जरूरी था गैर इस समय ये बात करना? अभी सदफ ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि एक औरत को कितनी मल्टी लेयर्ड उसका सामना करना पड़ता है। मेरी पूरी उम्र गुजर गई है यही सुनते सुनते और समझते समझते कि मुसलमानों की हालत ख़राब है, इनको भेदभाव हो रहा है, इनके साथ ये हो रहा है, इनके साथ ये हो रहा है। अरे यार, ये कोई बात थोड़ी है। अभी आपने कहा भाव में टैलेंट पैदा होता है, टैलेंट पैदा करिए, भाव मुश्किलों में पैदा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुश्किलें पैदा होती रहती हैं, ख़त्म भी होती रहती हैं। इस हिंदुस्तान में आप देखिए ना, हम ये नहीं कहते कि इस वक्त ये हो रहा है, उस वक्त हो रहा। पहले दंगे होते थे, तब वो दूसरी तरह की मुश्किलात थी। अब से 50 साल पहले मुसलमानों के हालात, हम जब छोटे थे तो हम पार्टीशन का खौफ तब तक तारी था हमारे बाप दादा पे। हम प्रॉब्लम ये है कि इस एक मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए, मतलब एक मुद्दे को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए हम दूसरे मुद्दे को दबा नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल ये सही। जो आज के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हो रहा है ना कि आप सिर्फ लिंचिंग की बात करो, आप सिर्फ बस धार्मिक भेदभाव की बात करो, बस इसके अलावा आप किसी और चीज की बात कर ही नहीं हाँ, सकते। खामोश रहो। अगर आपने मुस्लिम महिला की बात कर दी वहां पे, तो कहेंगे कि अभी अरे हाँ, अरे इतना तो हम लोग के साथ बुरा हो रहा है, तुम कहाँ से मुस्लिम महिला उठा के ले आई हो, बस तुम इस्लाम के बारे में सब खराब कहती रहती हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसी मुद्दे पे बात करेंगे, आप इस मुद्दे को नकार देंगे इस वजह से क्योंकि हमारी हालत खराब है। अगर आप इन सारे मुद्दों पे बैठ के मशवरा करेंगे, डिस्कोर्स करेंगे, सजेशंस देंगे, डिबेट्स करेंगे, तभी हम लोग मिलके इन सब सिचुएशन से ये सदफ मुझे प्रेरित कर रही हैं कि एक लीक से हटकर लिखने वाले लेखक के बाद में एक लीक से हटकर पत्रकारिता करने वाली इन जैसी लड़कियों से बातचीत करें। ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो और किस काम का कौन सा वक्त होता है, हाँ, ये कैसे तय किया हाँ, और ये कौन तय करेगा भाई? अच्छा, और मैं चूंकि लिटरेचर का आदमी था तो मैंने अपनी बात लिटरेचर से शुरू हाँ, लिटरेचर से शुरू किया आपने। और ऐसा नहीं है, इस मौजू पे मेरा काम का मामला ये था कि अब हमने जब इस पे काम शुरू किया तो मेरे पास इतना कंटेंट आ गया कि अब मेरी एक आध दो किताबें और आएंगी। असल में मैं ना दूसरे आईडी पे बात करना चाहता हूँ, चूंकि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, राइट? तो उत्तर प्रदेश में इस समय 5 IPS मुस्लिम हैं पोस्टेड। इस समय 5 IPS मुस्लिम पोस्टेड है उत्तर प्रदेश में, और उनमें से 4 जो हैं वो उसी तबके के हैं जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिनके बारे में अपमानजनक बातें आपकी किताब में आपने नहीं लिखी, लेकिन आपने तो सिर्फ संकलन किया कि जिन लेखकों ने लिखा और जिन्होंने लिखा उनकी एक बिग आइडेंटिटी है। तो अब उत्तर प्रदेश में उन 5 मुस्लिम IPS अधिकारियों में से 4 उस समाज से हैं जिससे आप बैकवर्ड मुस्लिम कम्युनिटी, और वो काफी बोल्ड भी हैं, उनके काम में उनकी योग्यता दिखती भी है, जिनमें से एक अंसारी है, एक मंसूरी है, एक मुस्लिम गुजर है, एक है, हाँ, एक मुस्लिम गुजर है, एक पठान है, IAS भी है 4-5। हाँ, वो अलग वो है। मैं तो सिर्फ IPS की बात कर रहा हूँ, चूंकि डायरेक्ट पब्लिक से कनेक्ट होते हैं, IAS थोड़ा जनता से। तो इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं, मीडिया की हम बात करें, जिस दिल्ली में आप बैठे हैं, इसी दिल्ली में जो बड़ा बिग पॉइंट है ये सदफ, जो ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है, मुस्लिम जर्नलिस्ट जिनकी उम्र 30 साल से कम है, उनमें से 80 से 85% जो है वो पसमानदा कम्युनिटी के हैं। हाँ, अब आ रहा है। तो उनमें से 80 से 85%। अब फिर और आगे बढ़ते हैं, यहाँ जो कॉलेजेस हैं, जैसे जामिया है या DU है या कहीं दूसरा है, तो हम और आगे बढ़ते हैं, इंजीनियर्स की बात करें। और अभी इसके अलावा मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कौन है इसकी बातचीत करें तो सोशल रिफॉर्म तो भले ही किताबों में कुछ लिखा गया हो, लेकिन अभी पिछले कुछ साल से देखें, टिकटों में दावेदारी पे देखें, विधायक सांसद बनने की संख्या पर देखें, या एक लड़की वो भी पसमानदा कम्युनिटी की है जो इस समय देश की राजनीति में छाई हुई है, इकरा हसन। हाँ, इकरा हसन। तो ये जो सोशल रिफॉर्म है, ये कहने की जरूरत थोड़ी पड़ी किसी को, जब प्रताड़ना किसी की हो रही है तो वो उतनी तेजी से निकलता भी तो है ना बाहर। नहीं, ये नहीं, ना इकरा हसन खानदानी सियासतदान है, मैं भी वही बोलने वाली तीसरी चौथी नस्ल है, बाकी OBC का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नील है। कहाँ है?
सब अपर कास्ट का नहीं, हमने है। अभी यूपीएससी की बात आप की, उत्तर प्रदेश की। नहीं, बताइए, यूपीएससी ठीक 5 है, आईपीएस में से 4 वो आईपीएस तो हाँ ठीक है, वहाँ आ रहे हैं। हमने तो शुरू में कहा था बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, ओबीसी हाँ, मुसलमान मीडिया बच्चे, में हाँ, बहुत, मीडिया में भी इंजीनियरिंग खूब आ रहे मेडिकल हैं, में। मेडिकल में आ रहे हैं, नीट की तैयारी तो हाँ। ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या उनको मिल जाएगा। बहुत अच्छा लगता है देख के, उनको कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप देखिए ना, ये अब क्या है, अपर कास्ट, हमने अभी शुरुआत में भी एक बात कही थी कि मुसलमानों की 70-75 साल में जो इतनी बुरी हालत है, उसके लिए जिम्मेदार हमारी मुस्लिम लीडरशिप भी है, उतनी ही जिम्मेदार है। और वो कौन है? वो सब अपर कास्ट है, सब अपर कास्ट है वो। एक दौर था, लेकिन वो बदला अब। ना, कहाँ बदला, ये डिपेंड करता है ना एक्चुअली। हाँ, ये बड़ा कहाँ अच्छा, बदला है? ये जो नेता लोग हैं, जो नहीं, विभिन्न पार्टियों के आप जो नेता, देखिए, जिनके हाथ में टिकट देना होता है, मैं प्लीज, हाँ, जिनके हाथ में हाँ, टिकट देना होता है, हाँ, उनके साथ हमने ये नोटिस किया है कि उनका जो फर्स्ट ट्रस्ट है वो अपर कास्ट मुस्लिम्स पर ही है। नहीं, उसका रीजन हम बताते हैं। हाँ, क्या रीजन है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये अकलियत की पॉलिटिक्स का सिस्टम चल पड़ा है यहाँ से। अकलियत, ओबीसी के एमएलए से हमारी बात हुई, कहने लगे यार हम एमएलए बन गए, हमको मंत्री नहीं बनने दिया। किसने नहीं बनने दिया? अपर कास्ट के, उन्होंने नहीं बनने दिया। वो बताते हैं कि हमारे पार्टी के अध्यक्ष तो तैयार थे, लेकिन उन्होंने मना किया। एक जलसे का जिक्र बार बार बताया जाता है कि उसमें फला बड़े आदमी भी थे और छोटे मतलब ये दूसरे वजीर भी थे, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो जब ये सब तय हो गया कि ये दिया जाएगा, तो ये वाले उठे, कहने लगे खुदा के लिए मुसलमानों को मत बांटिए, और सबने कहा लब्बैक। तो ये चीज चल रही है, खुदा के लिए मुसलमानों को मत बांटिए, पॉलिटिक्स में ये चल रहा है। इसीलिए कांग्रेस हो या सपा हो या आरजेडी हो, सब मुसलमान की बात करते हैं। ममता भी मुसलमान की बात करती है। अभी असदुद्दीन का एक वीडियो हमने फेसबुक पे भी शेयर किया है, वो कह रहे हैं पार्लियामेंट में हिंदू ओबीसी और अपर कास्ट ओबीसी बराबर हो गए। अरे हमने कहा, और मुसलमान की बात कौन करेगा? वो है मेरे फेसबुक अकाउंट। अखिलेश यादव ने कहा, मुसलमानों में किसी तरह के बंटवारे की सियासत का समर्थन नहीं करते। ये अखिलेश यादव के वर्ड्स हैं, ये उनको कहीं फीड किया गया। उनको खुद ओबीसी के नेता है, वो खुद ओबीसी है। उनके मुलायम सिंह जी भी ओबीसी की पॉलिटिक्स करते थे। उन्होंने तो इतनी जबरदस्त पॉलिटिक्स की थी कि कल्याण सिंह को भी ले आए थे सपा में। अच्छा, आप इसके पूरे ओबीसी पूरा एक मंच बना दिया था उन्होंने। शरद यादव, पासवान, मुलायम सिंह, कल्याण सिंह सब बैठ गए थे। ओबीसी की पॉलिटिक्स करने वाले कह रहे हैं कि मुसलमानों को वो नहीं है। ये कैसी बात है? आप कुछ और कहेंगे? मुसलमानों के पोलराइजेशन का जहां तक सवाल है, तो वो हो चुका है। ऐसा नहीं है कि अब आप करेंगे तब होगा, वो हो चुका है। अब जितना नुकसान आपको करना था अपनी पॉलिटिक्स के थ्रू, आप कर चुके हैं। देखिए, सुहेल वही साहब से हमने लगभग हर विषय में बातचीत की, और मैं आपको बता दूं कि हमने पॉलिटिक्स को भी जानबूझकर बीच में लेकर आए, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है समाज के उत्थान के लिए, प्रगतिशीलता के लिए। हमने सामाजिक सांस्कृतिक विरासत पर भी बातचीत की। हमने बातचीत करने की कोशिश की कि नौजवान आजकल के कैसा सोच रहे हैं, और रिप्रेजेंटेशन दूसरी चीज़ों में कितना बढ़ रहा है। साथ ही हमने ये भी जानने की कोशिश की कि जिन राइटर्स ने ये सब लिखा है और जिसका संकलन उन्होंने किया है, वो उनके अनुभवों के हिसाब से उन्होंने जो जीवन भर फेस किया है, वो अभी आपके सामने आए। हालांकि ये बातचीत इससे भी बड़ी हो सकती थी और देर तक चल सकती थी, लेकिन समय की किल्लत को देखते हुए हम इसे फिलहाल यहीं रोक रहे हैं। और भविष्य में जैसे ये दूसरी किताब लेकर के आएंगे, इन्हें अभी बता रहे हैं कि इससे बड़ी एक किताब लिख रहे हैं, तो अगली चर्चा उस पर करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ थी सदफ, जिनका बहुत बहुत धन्यवाद, और सुहेल भाई साहब आपका तो थोड़ा अधिक धन्यवाद। नमस्कार।